2007 में हम पाकिस्तान को हराकर T20 वर्ल्ड कप जीत गए। लेकिन उसके बाद ऐसा क्या हुआ कि आज तक हम दोबारा कभी इस T20 वर्ल्ड कप को जीत नहीं सके? क्या वो धोनी की कप्तानी का ही कमाल था या फिर इसके पीछे और भी कई फैक्टर्स हैं? आइए देखते हैं। वैसे तो 2007 के वर्ल्ड कप की शुरुआत भी हमारे लिए कोई खास नहीं रही थी, क्योंकि स्कॉटलैंड के खिलाफ हमारा पहला ही मैच बारिश की वजह से कैंसिल हो गया था और पाकिस्तान के खिलाफ हमारा अगला मैच टाई हो गया था और उससे अगले मैच में हम न्यूजीलैंड से भी 10 रनों से हार चुके थे। हालांकि पाकिस्तान के खिलाफ हम बॉल आउट मेथड से जीत तो गए थे, लेकिन जैसी कॉन्फिडेंस वाली शुरुआत टीम इंडिया या फिर उस समय के नए कैप्टन धोनी चाहते थे, शायद वैसी नहीं थी। लेकिन उसके बाद हमने एक भी मैच नहीं हारा। युवराज सिंह के 6 छक्कों की बदौलत हमने इंग्लैंड को 18 रनों से हराया। फिर अगले मैच में साउथ अफ्रीका को धोया, जब उस समय युवा बल्लेबाज रोहित शर्मा ने मिडिल ऑर्डर में 40 गेंदों में 50 रनों की पारी खेली थी और वहीं धोनी ने भी 33 में 45 रन बनाकर एक अच्छा फिनिशिंग टच दिया था। फिर बारी आई ऑस्ट्रेलिया की। इस मैच में भी युवी ने ऑस्ट्रेलियाई बॉलर्स को ऐसे धोया कि सिर्फ 30 गेंदों में 70 रन जड़ दिए। और इसी मैच का आपको वो युवराज सिंह का सेलिब्रेशन तो याद ही होगा, जो उन्होंने माइकल हसी का कैच करके किया था। और फिर फाइनल में पाकिस्तान के खिलाफ क्या हुआ था, ये तो किसी भी इंडियन को बताने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आज भी हमारे दिमाग में वो तस्वीरें एक तरह से छप सी गई हैं। जोगिंदर शर्मा का वो आखिरी ओवर, मिसबाउल हक का वो शॉट, श्रीसंत का वो कैच और उसके बाद साउथ अफ्रीका के जोहानिसबर्ग के मैदान पर टीम इंडिया का जश्न, जिसके बाद युवा कप्तान MS धोनी भी पहले जैसे खिलाड़ी नहीं रहे। वो दिन बर दिन उभरते चले गए और धोनी की कप्तानी में इंडिया भी दिन दोगुनी और रात चौगुनी तरक्की करती नजर आई। लेकिन उसके बाद तो 7 T20 वर्ल्ड कप निकल गए और हमारे हाथ एक भी वर्ल्ड कप नहीं लगा। इन 7 में से 5 वर्ल्ड कप में तो हमारा कप्तान भी वही था। जी हाँ, MS धोनी, जिसने हमें सिर्फ 2007 का वो T20 वर्ल्ड कप ही नहीं, 2011 का वनडे वर्ल्ड कप भी दिलाया। लेकिन ये T20 की चमचमाती ट्रॉफी दोबारा कभी हमारे हाथ नहीं लगी। 2009 के वर्ल्ड कप की बात करें तो हम अपनी खराब बैटिंग की वजह से वो वर्ल्ड कप हारे। मैं ऐसे ही बात नहीं कर रहा, आपको स्टैट्स भी दिखाता हूं, आप चाहे तो गूगल करके भी देख सकते हैं। तब हमारे पहले 2 मैच बड़े ही आसान थे, आयरलैंड और बांग्लादेश के खिलाफ, और हमने वो मैच आसानी से जीते भी। लेकिन ये कोई बड़ी बात नहीं थी। ये दोनों टीमें आज के कंपैरिजन में उस टाइम भी और ज्यादा कमजोर थी और इन दोनों मैचों में भी हमारे बैटर्स नहीं, हमारे बॉलर्स ही प्लेयर ऑफ द मैच बने थे। बैटिंग की असली पोल तो अगले मैच में वेस्टइंडीज के खिलाफ खुली थी, जब हमारा टॉप ऑर्डर बुरी तरह से फ्लॉप रहा। हालांकि युवराज सिंह और धोनी ने यहां पारी को संभालने की कोशिश तो की थी, लेकिन धोनी उस दिन शायद अपने करियर की सबसे खराब पारी खेल रहे थे। वो गेंद को सही से कनेक्ट ही नहीं कर पा रहे थे। इसी वजह से सिर्फ 23 गेंदों में धोनी उस दिन 11 रन बनाकर आउट हो गए। लेकिन जैसे तैसे करके हम 153 के स्कोर तक पहुंचे और वेस्ट इंडीज के पावर हिटर्स ने 19वें ओवर में ही मैच खत्म कर दिया। अगले मैच में इंग्लैंड के खिलाफ हमारा बैटिंग ऑर्डर फिर से कोलैप्स हुआ और हम 154 का टारगेट भी चेज नहीं कर पाए और सेमीफाइनल से पहले ही कंपटीशन से बाहर हो गए और जाते जाते हम साउथ अफ्रीका से भी अपना आखिरी मैच हार गए। 2010 भी पिछले T20 जैसा ही रहा, जब हमने कमजोर अफगानिस्तान को हराकर जीत से शुरुआत तो की, पर यहां अगले मैच में हमारे लिए अच्छा यह हुआ कि हमने साउथ अफ्रीका जैसी स्ट्रांग टीम को हराया। भले ही ये जीत सिर्फ 14 रनों की थी, लेकिन वर्ल्ड कप में आगे हमारे बहुत काम आने वाली थी, ऐसा सबने सोचा था। लेकिन हुआ इसके बिल्कुल उलट, क्योंकि हम अपने अगले तीनों मैच ऑस्ट्रेलिया, वेस्ट इंडीज और श्रीलंका से हारकर एक बार फिर ग्रुप स्टेज से ही बाहर हो गए। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जब हम 185 रनों के बड़े टारगेट को चेज कर रहे थे, तब रोहित शर्मा के अलावा हमारे किसी दूसरे बल्लेबाज ने रन ही नहीं बनाए। अगले मैच में वेस्ट इंडीज को हमने किसी तरह से 169 पर रोका, तो हमसे वो टारगेट भी चेज नहीं हुआ। हालांकि इस वर्ल्ड कप में हमारे बैटिंग ऑर्डर में काफी ज्यादा चेंजेस हो रहे थे, चाहे वो टॉप ऑर्डर हो या फिर मिडिल ऑर्डर। श्रीलंका के खिलाफ हम किसी तरह से मैच जीतकर अपनी इज्जत बचाने वाले थे कि नेहरा जी को कपुगेद्रा ने आखिरी गेंद पर छक्का जड़कर हमसे वो मैच भी छीन लिया। इस पूरे टूर्नामेंट में बैटिंग ऑर्डर में चेंजेस की वजह से इंडियन बैटर्स ने अच्छी पिचेस पर भी स्लो स्ट्राइक रेट से बैटिंग की और गेंदबाजी भी कुछ खास नहीं दिखी। फिर वर्ल्ड कप जैसे बड़े टूर्नामेंट में अगर हम ऐसी छोटी छोटी गलतियां करेंगे तो नतीजा तो हमें भुगतना पड़ेगा ही। 2012 में तो इंडियन टीम के साथ काफी बुरा हुआ, जब सिर्फ एक मैच हारने पर ही टीम इंडिया वर्ल्ड कप से बाहर हो गई। सिर्फ एक मैच हारकर
इस बड़े टूर्नामेंट से कैसे बाहर होते हैं ये टीम इंडिया उस दिन अच्छी तरह से जान चुकी थी। बताता हूं कैसे। शुरुआत तो इंडिया ने फिर से अफगानिस्तान के खिलाफ जीत से ही की थी और विराट कोहली उस समय काफी युवा थे और उन्होंने 50 लगाकर अफगानिस्तान को 160 का टारगेट दिया और हम युवराज सिंह और बालाजी की बॉलिंग की वजह से आसानी से यह मैच जीत गए। अगले मैच में इंग्लैंड के खिलाफ भी हमारा प्रदर्शन दमदार था, स्पेशली बॉलिंग। इंडिया ने 170 रन बनाए और जवाब में इंग्लैंड को 80 रन, सिर्फ 80 रनों पर ऑल आउट कर दिया, जब हरभजन सिंह ने 4 विकेट छटकाकर इंग्लैंड के मिडिल ऑर्डर को तहस नहस करके रख दिया था। लेकिन अगला मैच था शक्तिशाली ऑस्ट्रेलिया के साथ। यहां हमारी बैटिंग फिर से कोलैप्स हुई और हम 140 पर ही सिमट गए। सबने सोचा चलो कम स्कोर ही सही, बट हमारे बॉलर्स फाइट तो करेंगे, बिना लड़े तो हम हारने वाले हैं नहीं। लेकिन उस दिन हमारी शेन वॉटसन के आगे एक न चली। बॉलिंग करते हुए पहले उसने हमारे 3 बैटर्स को आउट किया और फिर ओपनिंग करते हुए इस ऑलराउंडर ने 42 गेंदों में 72 रन भी जड़ दिए और ऑस्ट्रेलिया 9 विकेटों से जीत गई, वो भी 15 ओवरों में। इसने हमारे नेट रन रेट को काफी ज्यादा नीचे गिरा दिया था। नतीजा ये रहा कि हम अगले मैच में पाकिस्तान से और उससे भी अगले मैच में साउथ अफ्रीका से भी जीत गए थे, लेकिन फिर भी बाहर हो गए क्योंकि हमारी सिचुएशन ये थी कि 152 रन बनाने के बाद साउथ अफ्रीका को हमने 121 पर रोकना था। लेकिन उस दिन फाफ डुप्लेसी का बल्ला रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था और हम सिर्फ 1 रन से वो मैच तो जीत गए पर वर्ल्ड कप से बाहर हो गए और उसका सबसे बड़ा रीजन था ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ करारी हार। लेकिन इस हार के बाद हमने अगले वर्ल्ड कप में ऐसा कमबैक किया कि हम फाइनल में भी पहुंच गए थे। वो साल था 2014। हम 5 के 5 मैच जीतकर फाइनल में पहुंचे। हमने पाकिस्तान को हराया, फिर वेस्टइंडीज का सफाया किया और बाद में बांग्लादेश को भी नहीं टिकने दिया। और तो और ऑस्ट्रेलिया जैसी स्ट्रांग टीम को भी हमने 73 रनों से करारी हार दी। हम सब मैच बड़ी ही आसानी से जीत रहे थे। बैटिंग में रोहित शर्मा और विराट कोहली ने तकरीबन हर मैच में रन बनाए, तो वहीं हमारे स्पिनर अमित मिश्रा जी ने अपनी फिरकी के दम पर हर टीम को अपनी उंगलियों पर नचाया। सेमीफाइनल में जब हमारा मुकाबला साउथ अफ्रीका से हुआ तो उस टीम में कई बड़े नाम थे, फाफ डु प्लेसिस, क्विंटन डी कॉक, हाशिम अमला, एबी डिविलियर्स और डेविड मिलर। तब सिर्फ उस मैच में हमारी गेंदबाजी कुछ खास नहीं रही, लेकिन फिर भी इंडिया किसी तरह से साउथ अफ्रीका को 172 तक रोकने में कामयाब रही और चेज करते हुए चेज मास्टर विराट कोहली ने सिर्फ 44 गेंदों में नॉट आउट 72 रन जड़ दिए और इंडिया को फाइनल में पहुंचाया। लेकिन इतने शानदार प्रदर्शन के बावजूद हमारे साथ फाइनल में वो हुआ जिसने सबके दिल चकनाचूर कर रख दिए और इंडिया के उस खिलाड़ी का भी जिसे T20 का बेताज बादशाह माना जाता है। मैं बात कर रहा हूं युवराज सिंह की। श्रीलंका के खिलाफ तब फाइनल मैच में एक बार फिर विराट कोहली और रोहित शर्मा ने ही रन बनाए, लेकिन उस दिन युवराज सिंह और MS धोनी टीम इंडिया को वो फिनिशिंग टच नहीं दे सके जिसकी उम्मीद सब उनसे लगाकर बैठे थे। हालांकि धोनी को सिर्फ 7 गेंदें खेलने का ही मौका मिला, जिसमें धोनी ने सिर्फ 4 रन बनाए। लेकिन युवराज सिंह से उस दिन तो बॉल ठीक से कनेक्ट भी नहीं हो पा रही थी। 6 गेंदों में 6 छक्के लगाने वाला बल्लेबाज उस दिन 21 गेंदों में सिर्फ 11 रन बनाकर आउट हो गया और खुद युवराज सिंह भी इस बात को मानते हैं कि ये उनके इंटरनेशनल क्रिकेट करियर की सबसे खराब पारी थी। ये बात उन्होंने अपने रिटायरमेंट स्पीच के टाइम कही थी। हमने पूरे 20 ओवर खेलकर सिर्फ 130 रन बनाए और श्रीलंका ने कुमार संगकारा के अर्धशतक और थिसारा परेरा के फिनिशिंग टच की बदौलत बड़ी ही आसानी से इस टारगेट को चेज करके हमारे हाथों से एक और वर्ल्ड कप छीन लिया। 2016 में हम इसलिए हारे क्योंकि ना तो हमारे गेंदबाज चले और ना ही बल्लेबाज, लेकिन फिर भी ग्रुप स्टेज पार करके हम लोग सेमीफाइनल में पहुंच गए थे, जहां हमारे बल्लेबाजों ने तो खूब रन बनाए लेकिन गेंदबाजों ने वहां भी मैच हरवा दिया। न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले ही मैच में टीम इंडिया के पसीने छूट गए थे जब हम सिर्फ 127 रनों का छोटा सा टारगेट भी चेज नहीं कर पाए और सिर्फ 79 रन पर ही ऑल आउट हो गए थे। पर फिर हमने लगातार 3 मैचों में पाकिस्तान, बांग्लादेश और ऑस्ट्रेलिया को हराकर शानदार कमबैक किया और सेमीफाइनल में भी पहुंचे। इस साल कोहली के बल्ले ने खूब आग उगली थी। पाकिस्तान के खिलाफ कोहली ने नाबाद 55 रन और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 51 गेंदों में नाबाद 82 रन बनाए और फिर सेमीफाइनल में भी वेस्ट इंडीज के खिलाफ सिर्फ 47 गेंदों में नॉट आउट 89 रन जड़कर इंडिया का टोटल 192 तक पहुंचाया। लेकिन जैसा मैंने आपको अभी बताया कि सेमीफाइनल में हमारी गेंदबाजों ने मैच हरवा दिया था जब वो 192 का स्कोर भी डिफेंड नहीं कर सके।
और वेस्ट इंडीज के पावर हिटर्स लेंडल सिमंस और आंद्रे रसल दोनों ने मिलकर विराट कोहली और इंडिया का सपना तोड़कर रख दिया। इस साल आईपीएल में भी कोहली के बल्ले से 973 रन निकले, जो आज तक एक सीजन में बनाए गए सबसे ज्यादा रन हैं। लेकिन ना तो कोहली की टीम इंडिया उस साल वर्ल्ड कप जीत सकी और ना ही कोहली की टीम आरसीबी उस साल आईपीएल जीती। इस वर्ल्ड कप में इंडिया की हार का कारण उसकी एवरेज बॉलिंग रही और बैटिंग में तो विराट कोहली का किसी ने साथ ही नहीं दिया। इसके बाद बारी आई 2021 के वर्ल्ड कप की। ये तो इंडियन क्रिकेट के लिए बेहद ही बुरा साल रहा था, क्योंकि यहाँ हम उस टीम से भी हार गए जिससे हम अक्सर मैच जीत ही जाते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ टीम पाकिस्तान की। पहला मैच हम पाकिस्तान से हार गए, वो भी बुरी तरह से, जब पाकिस्तान के ओपनर्स मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम ने ही इंडिया से मिले 152 के टारगेट को भी बिना कोई विकेट गवाए ही हासिल कर लिया और 10 विकेटों से बड़ी जीत दर्ज की। इस हार को अभी हम पचा भी नहीं पाए थे कि न्यूजीलैंड ने भी हमें बुरी तरह से रौंद दिया, जब हमारी बैटिंग एक बार फिर फ्लॉप रही और हमने सिर्फ 110 रन ही बनाए और जवाब में न्यूजीलैंड ने हमें 8 विकेटों से हरा दिया। अपने पहले दोनों मैच हारने के बाद हम पहले ही लगभग टूर्नामेंट से बाहर हो चुके थे। फिर हम चाहे अफगानिस्तान, स्कॉटलैंड और नामीबिया को बड़े मार्जिन से हराकर अपना नेट रन रेट भी पाकिस्तान और न्यूजीलैंड से बेहतर कर चुके थे, तब भी हम उनसे आगे नहीं जा सके, क्योंकि ये दोनों टीमें हमसे ज्यादा मैच जीतकर ज्यादा पॉइंट्स के साथ पहले ही काफी आगे चल रही थी और हमारा सफर वहीं पर ही खत्म हो गया। और पिछले वर्ल्ड कप यानी 2022 में हमारी तो शुरुआत ही धमाकेदार रही थी, जब हमारे विराट कोहली पाकिस्तान के खिलाफ एक हारा हुआ मैच जितवाकर हमारे दिलों पर एक अलग ही छाप छोड़ चुके थे। जब इंडिया को 8 गेंदों में 28 रन चेज करने थे और विराट कोहली ने हैरिस रऊफ को वो 2 ऐसे छक्के लगाए जिसे आज भी ये पाकिस्तानी गेंदबाज भूल नहीं सका है। कोहली ने इस मैच में नॉट आउट 82 रनों की यादगार पारी खेली और आखिरी गेंद पर हम अश्विन का वो विनिंग शॉट भी कैसे भूल सकते हैं। लेकिन उसके बाद इस वर्ल्ड कप में हम अपनी लय में दिखे ही नहीं, क्योंकि हम पाकिस्तान को हराने के बाद और किसी भी बड़ी टीम को मैच नहीं हरा सके। हमने नीदरलैंड को आसानी से हराया और 5 विकेटों से साउथ अफ्रीका से हार गए। फिर हमने बांग्लादेश और जिम्बाब्वे जैसी कमजोर टीमों को हराया और सेमीफाइनल में पहुंच गए। लेकिन इस सेमीफाइनल में जब हमारा मुकाबला इंग्लैंड जैसी स्ट्रांग टीम से हुआ तो एक बार फिर हमारी बॉलिंग ने काम खराब कर दिया। हमारे बल्लेबाजों ने तो ठीक ठाक स्कोर बना दिया था। कोहली ने 50 लगाई और फिनिशिंग टच दिया हार्दिक पांड्या ने, जिसने सिर्फ 33 गेंदों में 5 छक्कों की हेल्प से 63 रन बनाए और इंडिया ने इंग्लैंड को 168 रनों का फाइटिंग टोटल दिया। पर इंग्लैंड के ओपनर्स ने ही इस टारगेट को चेज कर दिया, जब एलेक्स हेल्स ने 47 गेंदों में 86 और जॉस बटलर ने 49 गेंदों में 80 रनों की नाबाद पारियां खेली और इंडिया को बिना कोई विकेट दिए 10 विकेटों से बड़ी जीत दर्ज करके फाइनल में पहुंची, जहां इंग्लैंड ने पाकिस्तान को हराकर T20 वर्ल्ड कप भी जीता। हम हारते हमेशा प्रेशर वाली सिचुएशन में हैं, यानी जब हमारे लिए डू और डाई वाली सिचुएशन बनती है। अब देखिए 2023 वनडे वर्ल्ड कप में भी हमारे साथ यही तो हुआ था, जब हम लगातार मैचेस जीत रहे थे, फिर चाहे वो ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड जैसी टीमें ही क्यों ना हो, हमने सबको हराया। लेकिन जब हम बड़े मैच यानी फाइनल में पहुंचे और हमारे लिए हर हाल में मैच जीतना ही एक टारगेट था, अगर हारते तो वर्ल्ड कप गया हाथ से। और बस इसी प्रेशर में आकर हमारे ना तो बैटर्स ने ऑस्ट्रेलिया को कोई बड़ा टारगेट दिया और ना ही हमारे बॉलर्स विकेट चटका सके, जब ट्रेविस हेड और मार्नस लाबुशेन के बीच एक अच्छी पार्टनरशिप लग रही थी। हम सब इंडियंस तो यही उम्मीद करते हैं कि हमारी टीम बायलैटरल सीरीज में तो अच्छा परफॉर्म करती आई है, लेकिन उन सब के साथ ही टीम इंडिया आईसीसी की ट्रॉफीज का भी सूखा खत्म करे।